हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी का पार्ट 2। यह घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 अपडेटेड बुक है और यह 1992 से 2023 तक का जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हमने प्लेलिस्ट बनाया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। शुरुआत करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन से। पहले पार्ट में हमने 1 से 115 किया था। शुरुआत करेंगे। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखते चलेंगे। प्रजातंत्र का आशय है कि जनता के लिए जनता की सरकार। और ये जो डिफिनीशन दिया गया था वो अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान। संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला कि संघात्मक और दूसरा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं में काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। यहीं प्रोफेसर वियर ने इसे अर्ध संघीय संविधान यानी कि क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, यानी सेंट्रलाइजेशन का नेचर बहुत ज्यादा है। अतः उपयुक्त विश्लेषण ने से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, क्वासाई फेडरल है। 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 118 नंबर क्वेश्चन, भूमि सुधार कौन से विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। तो ये है जो राज्य सूची का विषय है। देखिए, पुलिस, लैंड, ये सब सारे, पंचायती राज, जेल, प्रिजन, ये सब सारे क्या आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसमें राज्य सरकार है जो कानून बनाती है। और ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। तो अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है और 61 विषय है राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? याद रखें, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से ही ज्वाइंट सिटिंग भी लिया गया है, जो आर्टिकल 108 में दिया है ज्वाइंट सिटिंग। जो ऑर्डिनरी, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल, जो साधारण बिल है, उसी पे है जो ज्वाइंट सिटिंग बैठता है। और ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रेसिडेंट जो बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति बुलवाता है ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ बैठने के लिए, ऑर्डिनरी बिल को पास कराने के लिए। लेकिन उस जब जो मीटिंग होती है वहां पे जो बैठता है उसका प्रेसिडेंट कौन होता है? तो लोकसभा के स्पीकर होता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके आप है जो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा है जो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण द्वारा या जन्म द्वारा या रजिस्ट्रेशन द्वारा आपको है जो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, बाद में इसे संशोधित किया गया, द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहले के जन्म के आधार पे, दूसरा देशीकरण द्वारा, तीसरा किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। जैसे कि आज अगर बांग्लादेश के कुछ भूभाग को है जो भारत में सम्मिलित किया जाता है, तो जो बांग्लादेश के पहले नागरिक कहलाते थे वो भारत के नागरिक ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और चौथा रजिस्ट्रेशन के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यानी कॉमर्शियल बिहेवियर है। यह नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है।
नागरिकता संशोधन कानून का पारित हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ। नागरिकता संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया, यानी कि जो कैब था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो अब क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो चुका है और अभी कुछ बीच में अड़चन आई थी, लेकिन फिर से है जो सीएए को लागू किया गया है। विधि का नियम यानी रूल ऑफ लॉ या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र की व्यवस्था होना, यह विधि का नियम या कानून का अधिराज्य होता है। देख सकते हैं यहां दिया है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जैसा कि आर्टिकल 15 में भी दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट्स अनुच्छेद 226 के द्वारा प्राप्त है। उपर्युक्त न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, जिसमें परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध है। इसी में आता है, जैसे कि इसका इंग्लिश नाम है, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मांडबस है, अधिकार परीक्षा क्योब्रांटो, उत्प्रेषण और प्रतिषेध सर्ट्यूररी और प्रोहिबिशन है। इसको याद रखें, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट प्रदान किया गया है। मूलतः संविधान में सात है जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 7 में से एक था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है जो इसे यहां से हटा करके, फंडामेंटल राइट से हटा करके एक विधिक अधिकार आर्टिकल 300 का या ए कह सकते हैं में रखा गया है और यह अब एक विधिक अधिकार है। और अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है? तो इसका आंसर आर्टिकल 19 हो जाएगा, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों यानी कि राइट टू फ्रीडम का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांति पूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं करार संपत्ति का अधिकार आपको हमने पहले बताया कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा है जो इसे अब एक विधिक अधिकार आर्टिकल 300(a) में डालकर बना दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार था। तो कह रहा है कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अभी नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 का या 300A में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, इसमें से कोई ना ऑप्शन नहीं हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किस संवैधानिक उपचारों में से जो 5 रिट जारी किए जाते हैं उसमें से पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यही बात पूछ देगा कि संविधान की आत्मा और हृदय यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा यानी क्यूओ वारंटो को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। किसको? क्यूओ वारंटो का यानी कि अधिकार परीक्षा को। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी यानी पब्लिक पोस्ट पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अलावा उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है, यानी कि यहाँ पे उत्प्रेषण भी हो जाएगा और ये कियो बरंटो और उत्प्रेषण दोनों हो सकता है। लेकिन आयोग ने कहा, देखिए आयोग ने क्या माना है, तो ऑप्शन सी को यानी कि उत्प्रेषण को सही माना है। एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का आदर्श वर्णित किया है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में, जिसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो पार्ट 4 में दिया गया है, पार्ट 4 में, ठीक है। और यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। और ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है, यानी कि इसको बहाल करता है। सोशल और इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को बहाल करता है। वहीं पे फंडामेंटल राइट्स है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जो सुनिश्चित करता है राजनीतिक अधिकार। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण और कानून के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में। सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में दिया गया है आर्टिकल 40 में, ठीक है। आर्टिकल 40 में दिया गया है पंचायती राज का ये प्रणाली का व्यवस्था। ये मूलतः संविधान में दिया गया था, लेकिन इसे है जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि एक संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को नहीं दिया गया था, जो बाद में है जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा है जो इसे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। और इसको शेड्यूल 11 में है जो इसको ऐड किया गया। और वहीं 74 में, और इसमें कितने विषय रखा गया? 29 विषय रखा गया, ठीक है। और ये राज्य सरकार का विषय है, इस पे राज्य सरकार कानून बनाती है पंचायती राज पे, ठीक है। और वहीं पार्ट 12 में, शेड्यूल 12 में रखा गया किसको? 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में आया था। कौन आया था? तो इसको ये म्यूनिसिपालिटी वाला था, ठीक है, नगर निगम वाला। तो उसमें है जो 18 विषय को रखा गया था। भारत में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है? तो कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसका मतलब परिवर्तनीय मतलब क्या होता है? इनफोर्सिएबल, यानी कोर्ट में आप इसको बहाल करने के लिए आप नहीं जा सकते हैं। ये कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत यदि सरकार कोई कार्य नहीं करती, जैसे कि पंचायती राज संगठन अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था होगी, और भी हम देख सकते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 40 में दिया गया है और डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में है और डीपीएसपी में दिया गया है, उसको बहाल कराने के लिए यदि आपका कोई आपको मतलब इच्छा है कि हमारे राज्य में
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन आप इसके खिलाफ है जो लागू करवाने के लिए ज़बरदस्ती आप है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं है डीपीएसपी, ठीक है। और जबकि यही मौलिक अधिकार, यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आपके साथ कोई भेदभाव किया जाता है, तो आप है डायरेक्टली आर्टिकल 32 के द्वारा है जो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के द्वारा है जो हाई कोर्ट्स जा सकते हैं, जिसमें आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है जो आपके फंडामेंटल राइट को बहाल करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए है जो 5 तरह के रिट है जो जारी किया जा सकता है, आपने उसको ऊपर देखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से अलग है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिबल कोर्ट में नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है 36 से 51 तक, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, यानी कि वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए एक डायरेक्शन है जो स्टेट को दिया गया है। जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को है जो संविधान में ऐड किया गया। जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को कहाँ से, तो ये लिया गया है, तो ये रशिया के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया है, यानी 51A को शामिल किया गया है, 4A को शामिल किया गया है भाग 4A में। भाग 4 में क्या है तो जानते हैं 36 से 51 तक है जो डीपीएसपी है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ओरिजिनली क्या था कि फंडामेंटल ड्यूटी को जब 1976 में जोड़ा गया तो उसमें ओरिजिनली कितना था, 10 इसमें फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आया था, ठीक है, 2000 में आया था, 2002 आया था शायद एक बार कंफर्म कर लीजिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है, जो भाग 4 का में या 4A में कह सकते हैं, ठीक है, इसमें रखा गया है, या यही पार्ट है, ठीक है, पार्ट 4A में रखा गया है। और ये आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 51A, ठीक है, 51A या 51 का बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह एक फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। यह अनुच्छेद 51 का 6 में दिया गया है, 51 का 6 में प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ऑप्शन बी संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति किसका हिस्सा होता है, तो संसद का हिस्सा होता है। जानते हैं कि संसद के 3 हिस्से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर के संसद का निर्माण करता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोकसभा से बिल पास होता है, फिर राज्यसभा ने उसको एग्री किया, दोनों बिल पास किया, उसके बाद है जो जाता है राष्ट्रपति के पास। जैसे ही राष्ट्रपति ने उस बिल को साइन किया, मुहर लगाया, तो है जो बिल है जो अब एक्ट बन गया, यानी कि कानून बन गया, विधेयक से अब कानून बन गया। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय सरकार को यानी कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है उसको कैबिनेट सरकार कहा जाता है, या उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ये वेस्टमिंस्टर क्यों है, क्योंकि इंग्लैंड से ये फॉलो किया गया है।
134 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 55(3) में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है, जिस कारण से ऑप्शन है जो बी और सी देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी दोनों मिलाकर इसलिए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई रहता तो हो जाता। ठीक है, वही याद रखें, दिया गया है अनुच्छेद 55(3) में, इसको ध्यान रखें। 135 नंबर क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निश्चय जो फाइनल डिसीजन है वो है जो अंतिम हो जाएगा, फाइनल होगा। इसमें कोई भी विवाद फिर नहीं रहेगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी यानी कि संसद के द्वारा। संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट यानी कि 2/3 मेजोरिटी से पास करके लोकसभा और राज्यसभा जब पास करेगा तो भारत के राष्ट्रपति को है जो उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसको क्या बोलते हैं? तो ये आर्टिकल 61 के द्वारा है जो इम्पीचमेंट या महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। और वहीं आर्टिकल 57 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को है जो री इलेक्शन यानी कि भारत में अनेकों बार, जितनी बार राष्ट्रपति चाहे, माने राष्ट्रपति कोई भी कैंडिडेट चाहे तो राष्ट्रपति की पद पे है जो बार बार इलेक्ट हो सकता है। लेकिन यही अमेरिका में है जो मात्र आप 2 बार है जो अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर टू स्टार्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन प्रेसिडेंट अरीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 61 याद रखें। और 57 है, आर्टिकल 57 है जो री इलेक्शन यानी कि पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है राष्ट्रपति का। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर कौन है केंद्र सरकार में? तो इसका आंसर मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जाता है? तो इसका आंसर गवर्नर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल या गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। आप देखते होंगे आर्टिकल 365 में यह दिया गया है कि यदि संविधान के द्वारा जो उसका संविधान को पालन नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को ब्रेक किया जाता है स्टेट में, गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो है जो वहाँ पे गवर्नर रिकमेंड करता है कि आप है जो इसको रिपोर्ट करता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि आप है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के द्वारा। जानते हैं कि आपातकाल 3 होते हैं, कौन कौन? तो 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में लगता है। 356 और 365 मिला करके, दोनों को मिला करके लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल यानी कि राज्य आपातकाल। और 360 में लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अब तक एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार कौन सा नहीं देता है? तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का राष्ट्रपति को अधिकार है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करने का भी अधिकार है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करता है, जो राष्ट्रपति का एजेंट कह सकते हैं। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार
राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल का है, अनुच्छेद 164 एक में दिया गया है, इसको याद रखें। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। कराए अनुच्छेद एक से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा तब तक साबित कदाचार यानी कि जो उसका मिसबिहेवियर है या फिर असमर्थता के इनएलिजिबिलिटी के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, हाईकोर्ट के जज का हटाने का या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का 2/3 मेजोरिटी से ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर बिहार से हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा और इन्हें बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन है जो गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। बाकी सही जो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की होनी चाहिए। आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि राष्ट्रपति का उम्र कितना है, तो कम से कम 35 वर्ष, या गवर्नर का भी उम्र कम से कम 35 या 35 से अधिक होना चाहिए। वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको उम्र होना चाहिए कम से कम 30 वर्ष, 30 या 30 से अधिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका 25 या 25 से अधिक होना चाहिए। और वहीं अगर पंचायती राज का यदि चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम आपका उम्र है जो 21 या 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और वोट देने का अधिकार आपका 18 या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। एक सेकेंड। कराए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 यानी 64 एंड 89 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन इसका सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है या कभी भंग नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो सदस्य होते हैं वह है जो हर एक 2 साल पे है जो 1/3 जो जिसका संख्या होता है वो है जो रिटायर होते रहते हैं। और यह 6 सालों तक उनका कार्यकाल रहता है राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। और यह क्वेश्चन है जो पूछा भी गया था अभी बहुत सारे एग्जामों में कि यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। 78 अनुच्छेद 78 यानी 78C के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह देना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद में दिया है? 78C में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 146 नंबर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके होते हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाए, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। यह राज्यसभा दे देगा या संसद दे देगा तो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में जो सेंट्रल कैबिनेट है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद
पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यानी कि किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति है जो उत्तरदायी होते हैं। और यदि सिंगल रूप से यानी कि इंडिविजुअली देखा जाए, यानी कि पर्सनल रूप से देखा जाए, कोई भी मंत्री है जो उत्तरदायित्व होता है किसके? राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके? तो इसका आंसर है आपको मिल गया कि लोकसभा के प्रति होते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका है जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के अधीन कार्य करती है। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा यानी कि जो संसद है वो विधायिका कहलाती है, और उसके जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कार्यपालिका कहलाती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके अन्य मंत्री भी होते हैं इसमें शामिल। और वो है जो कार्य जो वर्किंग फंक्शन को सरकार चलाते हैं, जिस कारण वो विधायिका के अंग ही होते हैं। ठीक है। और ये जो कार्यपालिका होते हैं ये किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, जवाबदेही इसका बनता है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो भारत में अपनाया गया। जैसे कि अमेरिका में है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली वहां पे लाया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होती है, पूरे राज्यसभा के प्रति नहीं। यदि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 149 नंबर, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे है। ठीक है, मिलान देखते हैं। तो शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियां होती है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो भारत ने ब्रिटेन से लिया है, और अध्यक्षीय यानी कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है जो कहाँ पे? अमेरिका में है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर सदस्य होते हैं वही है जो कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं उसी में से। अब जानते हैं कि 6 महीने तक आप है जो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं 6 महीना तक बिना लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हुए, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा ही। नहीं बने तो आप है जो प्रधानमंत्री से आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, या भी कोई भी मंत्री पद से आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है। तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। और जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं किसके प्रति लोग उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो राष्ट्रपति है जो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः विकल्प है जो ई है जो सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका आंसर लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं अतः वे भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, और वह कौन सा है? तो अनुच्छेद 352 में है जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है मात्र एक बार। कहाँ पे? अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल 352 में, जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करेगा। 152 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और ठीक है, और ये भारत का पहला लॉ ऑफिसर कहलाता है, यानी कि पहला कानून अधिकारी कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है। संविधान के अनुच्छेद
76 यानी 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि जैसे वो जो उसका क्वालिफिकेशन हो सकता है कि इसके आधार पे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जो क्वालिफिकेशन हो उस तरीके का यदि क्वालिफिकेशन किसी भी व्यक्ति में हो तो उसे अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति है जो बना सकता है, लेकिन उसकी अनुशंसा पे। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है जो नियुक्त किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। यानी कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में दिया गया है। यह लिया गया कहां से? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि राज्य यानी कि भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह अवधारणा ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, कहाँ से ली गई? ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। ठीक है, ब्रिटिश परंपरा से ली गई, चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी है क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी लिखित संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन में है और वहाँ पे परंपरा के अनुसार चलता है, ब्रिटिश परंपरा के अनुसार। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिकन संविधान से ली गई है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। जो राज्य सरकार के अंदर एक काम करता है, एडवोकेट जनरल जो है, जो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिस तरीके से सेंट्रल में यानी कि केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165(1) आप पे ध्यान रहे कि जो भी यदि 76 में दिया गया है किसके बारे में, तो 76 में दिया गया है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में दिया गया है 76 में। और जैसे ही इसमें आप 89 जोड़िएगा, 89 को ऐड कीजिएगा, तो है जो राज्य के विधि अधिकारी, यानी कि देख सकते हैं 165 में 76, 89, 165 में दिया गया है किसके बारे में? तो एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। अनुच्छेद 165(3) में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आप जानते हैं इसका आंसर 1956 हो जाएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था 1956 में, और भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। 157 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका आंसर राष्ट्र प्रधानमंत्री हो जाएगा। कि लोकसभा का, हाँ पूछा है कि लोकसभा का नेता कौन है, लीडर ऑफ लोकसभा, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए कितनी? तो कम से कम 25 या 25 से अधिक होनी चाहिए। और ये लिखा गया अनुच्छेद 84 ख में। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, और वहीं वोट देने का अधिकार है जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। और यदि पंचायत में आप इलेक्शन लड़ते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 159 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कितनी आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर 25 वर्ष हो जाएगा।
संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो कम से कम इसकी उम्र है जो 25 वर्ष होनी चाहिए संसद सदस्य बनने के लिए। ठीक है, 25 वर्ष होना लोकसभा का, और राज्यसभा का है जो 30 वर्ष होना चाहिए। किसका? तो राज्यसभा का। लोकसभा का 25 वर्ष। 161 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना कितना वोट? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देख लेते हैं कितना। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट PRA, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, कितना? 1/6 भाग है जो प्राप्त नहीं करता है, तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक जैसा है वैसा ही रहना रहेगा? तो इसका आंसर 2026 हो जाएगा, 2026। संविधान की 84 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। तो जनगणना आधार वर्ष कौन सी है? तो 1971 है, इसको ध्यान रहे। लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना अभी आधार वर्ष मानी जा रही है। 163 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसका आंसर 2026 हो जाएगा। और अभी दरोगा एग्जाम्स मेंस में 1275 क्वेश्चन में पूछा गया डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो इसका 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो ऑर्डर पास करता है वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में इसको इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता, या उसमें है जो कोई भी है जो मैंने डिसीजन हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, इसका ये अपने आप में एक है जो स्वतंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में कह रहा है, तो कह रहा है ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश का। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जहाँ पे 30 सदस्य है, जबकि राज्यों में सिक्किम का सदस्य कितना है? 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश है, जिसका संख्या कितना है? 403 है। उपर्युक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश का 60, मेघालय का 60, मणिपुर का 60 की एक संख्या एक समान तथा हिमाचल प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 68 है। ठीक है, 68 है विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो सर्वाधिक है। अतः अभिष्ट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी है। तो एक और दिए गए ऑप्शन में के अनुसार तो इसको याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर में सीटों की संख्या एक समान है, कितनी है? तो 60 है, जबकि सबसे कम है कितनी? पुडुचेरी का 30 है। सिक्किम में 32 है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, 6,11,000 इसकी मात्र जनसंख्या है। 166 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन बी, ये भारत के राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के पास, जो अब समाप्त कर दिया गया है। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया, जो अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC और ST के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ा करके 80 वर्ष किया गया। परंतु आंग्ल भारतीय
सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब है जो आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी को है जो रिजर्वेशन जो मिल रहा था वो है जो खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर अनुच्छेद 330 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक च 301 का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330 ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़ करके अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 168 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 169 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार दी गई है कि बिहार में कितनी है? तो 40 सीट है लोकसभा की, जो अभी इलेक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है। मध्य प्रदेश में 29 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी? 80 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है बिहार में? तो 16 है, इसको याद रखें। 171 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने 115 से स्टार्ट किया था, 171 पहुंच गए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो जरूर दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो देखने के बाद ही करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हमने पहले भी लाया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ ही हमने अभी ब्लैक बुक का जीएस का कंप्लीट वीडियो डिस्कशन करेंगे। पहले हम विविध पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 2 वीडियो आपको उपलब्ध किया गया है। भारतीय जनगणना से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने 312 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। उसके साथ साथ हमने आविष्कार और खोज और तीसरे चैप्टर की ओर किए हैं। जितने सारे जो जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामों में, उसको हमने डिस्कशन किया है। और ये टीसीएस एसएससी के एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न एग्जामों में, उसको है जो एक जगह संग्रहित किया गया है। निखिल गुप्ता की बुक है ब्लैक बुक, उसे आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं 171 नंबर क्वेश्चन कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जा पर है? तो इसका आंसर दूसरा पे कौन है? बिहार है, और तीसरा पे है जो महाराष्ट्र है। प्रश्नकाल के समय, और ये देखिए 1994 में पूछा गया, यानी कि जब झारखंड साथ था। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी, और महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया है। अब स्थिति इस प्रकार दी गई है कि लोकसभा में प्रथम स्थान है जो उत्तर प्रदेश का है, कितना? तो 80 सीट है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है 48 सीट, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का 42 सीट, मध्य प्रदेश का 29 सीट, बिहार का 40 सीट, तमिलनाडु का 39 सीट है। ठीक है, और बिहार में लोकसभा का 40 सीट और राज्यसभा का कितना है? तो 16 सीट है। और इसे 243 सीट है कितना? विधानसभा में, और 75 सीट है जो किसमें है? तो विधान परिषद में है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। कितना पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन? तो 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के बने थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर है जो
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ये कोटा से सांसद रहे ओम बिरला है, ओम बिरला। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाए उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ ये पॉपुलेशन। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। आप जानते हैं कि फोर्थ शेड्यूल ऑफ टोटल शेड्यूल कितने हैं, तो 12 अनुसूची है संविधान में अभी वर्तमान में। पहले ओरिजिनली कितने थे, तो 8 था, जिसको बाद में 4 और भी ऐड किया गया है। ठीक है, 9वां जो अनुसूची ऐड किया गया था वो लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए थे, जो 9th अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया गया था। 9th शेड्यूल का जोड़ा गया था किसके समय, तो ये पूछा भी गया क्वेश्चन है यूपीएससी में कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 10वां अनुसूची को जोड़ा गया एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून के रूप में 1985 में 52 में संविधान संशोधन के अनुसार। और फिर 11वां अनुसूची को जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 12वां शेड्यूल को जोड़ा गया, अनुसूची को जोड़ा गया किसमें, तो ये नगर निगम को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और उसमें टोटल विषय जोड़ा गया 18 विषय, जबकि पंचायत में 29 विषय को जोड़ा गया था, इसको याद रखें। और चौथा अनुसूची क्या कहता है, तो फोर्थ शेड्यूल कहता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ये सीटों का बंटवारा राज्यसभा में, ये चौथा अनुसूची बताता है। 174 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसे, तो इसका 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। और 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं, टोटल 250 ऐसे राज्यसभा में सीट की संख्या दिया गया है। लेकिन इसको 1/3 है जो हर एक 2 साल पे 2 वर्ष पे है जो रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रहे। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, एक ये अस्थायी सदन है राज्यसभा। जबकि लोकसभा है जो कभी भी भंग किया जा सकता है जब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उत्पन्न हो तो। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं, और ये कभी भी अपना पुनः इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार, आपको एक बार और याद रखें तो 79 आर्टिकल 79, 80 और 81, ये तीनों आर्टिकल को याद रखना है। 79 में है जो संसद का जिक्र किया गया है, पार्लियामेंट का। ठीक है, और वहीं पे 80 में कहा गया है राज्यसभा जो अपर हाउस ऑफ द अपर हाउस है, संसद का अपर हाउस, ऊपरी सदन है, इसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। ठीक है, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी इंग्लैंड में कहा जाता है। किसको, तो राज्यसभा को, जो आर्टिकल 80 में दिया गया राज्यसभा। ठीक है, और 81 में जिसे पॉपुलर हाउस कहते हैं, या लोकसभा कहते हैं, या फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, आर्टिकल 81 में दिया गया है लोकसभा। ठीक है, और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, या हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को, इसलिए अस्थायी सदन कहते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से किसी को भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्प में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और वो है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका आंसर है 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। यानी कि इसको लास सीधे याद रखें, लास, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस के क्षेत्र में जिसे महारत हासिल हो, वैसे व्यक्तियों को है जो राष्ट्रपति रिकमेंड करता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, आर्टिकल 80 में दिया गया है। ऐसे भी जानते हैं कि आर्टिकल 80 में किसका जिक्र किया गया है, राज्यसभा का। ठीक है, और वही बात किया जाए, ठीक है, वही बात किया जाए यदि
लोकसभा ये विधानसभा में, तो उसमें है जो क्लास याद रखें, ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित व्यक्तियों को भी है जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक है। 178 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखिए, इसका निर्वाचन होता है, ठीक है, इलेक्शन करते हैं लोग, मैंने अपने में ही चुनते हैं, ठीक है। ये लोकसभा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका कोई भी इलेक्शन नहीं कराया जाता है, सिर्फ उसके सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो राजस्थान कोटा के सांसद रहे हैं, ठीक है, और ये बीजेपी से ही है। और लोकसभा को जब ये इस्तीफा अपना देते हैं तो किसको देंगे? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र देना होता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं त्याग पत्र। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं। अभी वर्तमान में 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे, उस समय पीएम सईद थे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि उस समय के कुछ क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर ये होगा, लेकिन अभी वर्तमान में कोई भी ये उपाध्यक्ष लोकसभा के नहीं है, ठीक है, इसको याद रखें। जबकि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसको याद रखना है, तो जीवी मावलंकर। कह रहा राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल यानी कि जीरो आवर का अर्थ क्या होता है? जैसे कि 12 बजता है ना, जैसे इसको जीरो जीरो कहते हैं, वैसे ही जैसे संसद में जब इतना बजता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो इसको जीरो आवर कहते हैं। और इसमें कोई भी आंसर इसमें दिया गया सही नहीं है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल बाद तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है, यानी जीरो आवर है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर के से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टतः बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। 181 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति या कार्यान्वयन के लिए, यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करती है, सचिवालय करती है नीति निर्माण, जबकि क्रियान्वयन करती है तो संबंधित निकाय और एजेंसी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन बी। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई कर रहा है आम आदमी पार्टी, आप, ठीक है। अभी अरविंद केजरीवाल को रात में है जो कल गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा शराब घोटाले में। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों के केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं पूर्ण करना पड़ता है, जैसे जो इस प्रकार दिया गया है। पहला है कि यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 सीटें प्राप्त की हों। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट है जो जीती हो। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो उसे प्राप्त किए हों। यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो
या लोकसभा के चुनाव में उससे संबंधित राज्य में उस विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपर्युक्त अर्हताएं क्वालिफिकेशन पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई है जो सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में विकल्प ए सही माना था, परंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ऑप्शन ई कर दिया। वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी। 184 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। यानी कि हमेशा जो ज्वाइंट सिटिंग होता है वो किस पे होता है, तो एक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण बिल पे ही है जो ज्वाइंट सिटिंग बैठता है, और इसके अध्यक्ष है जो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। और ध्यान रखना है कि ज्वाइंट सिटिंग मतलब कि इसका आर्टिकल कौन सा है, तो 108 में दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग, और ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और हमेशा याद रखें कि जो संवैधानिक संशोधन बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उस पर कभी भी है जो, या मनी बिल होता है, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे कभी भी है जो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठता है, यह सिर्फ साधारण बिल पे बैठता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान है जो सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। वो यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिपादित किया? कि बेसिक थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर केशवानंद भारती प्रकरण यानी केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में जोड़ा गया था, जैसे कि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, ये सब ऐसे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जिसको है जो आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया था। इस बाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान की पीठ ने, कौन सी सदस्य, तो 13 सदस्य थी संविधानिक पीठ ने, यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। अगला क्वेश्चन 187 नंबर, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं, तो इसका आंसर 2 और 12 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकते हैं, और वहीं लोकसभा में कितने, तो 2। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर विकल्प बी था, तथापि संविधान 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी होने के बाद 25 जनवरी 2020 के बाद अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया है, यानी कि वो खत्म हो चुका है, डिलीट कर दिया गया है, और अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए ही 12 सदस्यों को नामांकित कर सकेगा, और अब जो लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आरक्षित किए जाते थे उसको है जो खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 188, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी नाम दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन कानून के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 का 239 ए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी या नेशनल कैपिटल रीजन नाम दिया गया, तथा इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया।
साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। तो टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य कितने थे? 7 था। भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। इसमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, जबकि एन गोपालस्वामी अयंगर, कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सारे सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राय थे। बी एन राव द्वारा तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्रा और डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान की जगह 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब हम बढ़ रहे हैं 190 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरे सूची में संविधान की तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल में शपथ ओथ या प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ और राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ हो तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 131 हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारता यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार और या एक से अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्लंबित होने जिस पर किसी विधेयक जिस पर ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित होने जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारता होगी। यानी कि जब समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक राज्य और भारत सरकार के बीच विवाद उत्पन्न हो या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो, तो ये सब सारे को निपटारा कौन करता है? तो ये करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के द्वारा। संसद के 17 अवसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के 17 अवसान के समय अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। संविधान की प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, कैपिटल टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। बिहार को काटकर एक अलग वन अंचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, फेडरल पार्लियामेंट का है। अतः बिहार को काटकर अलग वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर MN वेंकट चलैया हो जाएगा। संविधान समीक्षा आयोग जो फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष थे MN वेंकट चलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस MN वेंकट चलैया। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है।
जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कितनी थी? तो 7 थी, यानी 1+6 जब स्टार्ट हुआ था। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया गया। 1956 में कितना किया? 10 किया, ठीक है। फिर 10 बढ़ा टोटल। 1960 में बढ़कर हुआ 13, 10 से फिर 13 हुआ। 1977 में 17 हुआ, फिर 17 हुआ, ठीक है। और 1986 में 25, फिर 25 हुआ, ठीक है। 2008 में 30 हुआ, और अभी वर्तमान में 2019 में कितना? तो 33 है। 33 प्लस 1 यानी कि टोटल 34 अभी वर्तमान में है। 197 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या होती है? तो इसका आंसर अभी वर्तमान में इसका मान लीजिए 33 + 1 34, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मूलतः 7 था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कलेजियम पद्धति यानी कलेजियम सिस्टम की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, ठीक है। कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। विहित करने का यानी कि बहन करने का शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, और संसद के पास है उसको वृद्धि करने का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो इसका आंसर 65 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर्ड एज है जो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं पे हाईकोर्ट में 62 वर्ष है। 201 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 115 से स्टार्ट किया था और 201 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है, और इसका कुछ पार्ट सभी 88-89 क्वेश्चन और भी बचा है, उसको हम है जो कवर करेंगे अगले वीडियो में। 90 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो 3 पार्ट में है जो पॉलिटी को कवर किया गया। मॉडर्न हिस्ट्री को 5 पार्ट में कवर किया गया। उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा सब्जेक्ट उसको देख सकते हैं। बिहार स्पेशल कंप्लीट किया गया है, उसमें जितने सारे घटना चक्र में पूछे गए क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया गया। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके टीचर एग्जाम और फिर अन्य बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ही एग्जाम क्यों ना हो, सारे एग्जामों के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी अन्य एग्जाम वाले भी देख सकते हैं, जितने सारे पीसीएस एग्जाम में जो पेपर देते हैं वो पेपर को जरूर देखें। अब इसके बाद हम पॉलिटी के बाद एक फिजिक्स का कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ है जो आपको ब्लैक बुक का जीएस है जो कवर किया जा रहा है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका लिंक मौजूद रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखें और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और शेयर करना आप नहीं भूलिएगा, प्लीज़ शेयर करें। या कोई भी अन्य टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसे आप जरूर इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दें ताकि अन्य अभ्यर्थी भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।